हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 2 का अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर दे चुके हैं इसके ऊपर। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज लेके। इससे पहले हमने बाकी जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये सब आपको करके दिखाएं। एक बड़ा साम्स भी लिए थे, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री उसमें भी था, उसको करके आपको दिखाए थे। तो आज जो करेंगे, जितना एडजस्टमेंट एंट्री होता है इसके साथ एडजस्टमेंट एंट्री जितना होगा फाइनल अकाउंट में, उसके बारे में एक्चुअली आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके साथ साथ में करते रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और एक काम आपका है वो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चले फटाफट शुरू करें। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ में लिख लीजिए। ठीक है, साथ साथ में आप लोग कॉपी कर लीजिए, अपना कॉपी में लिख लीजिए, फिर बाद में आपको फायदा होगा इसमें। ठीक है, चले फिर शुरू करें। चलिए एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कोई फाइनल अकाउंट के साथ जो जो एडजस्टमेंट एंट्री रह सकते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम में हर चीज़ नहीं रहेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्या क्या एक्चुअली एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है और कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। चलिए पहले शुरुआत में देखिए क्या बोला गया है। एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक तो रहेगा, जनरली रहता ही है। अगर क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा उसको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो लास्ट में साल का एंड में जाके जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो सेल करने के लिए या रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स आपके पास जो पड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे फाइनल अकाउंट में हम एडजस्ट करेंगे, देखिए क्या करना है इसको। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होता है एक्चुअल में एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब एडजस्टमेंट कैसे हम लिखेंगे, अब देखिए क्या करना है। ट्रीटमेंट क्या है इसका। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जैसे बाई क्लोजिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और कहाँ लिखेंगे, हर एडजस्टमेंट एंट्री 2 जगह या 3 जगह लिखना ही होता है। ठीक है, लिखना ही होता है, मतलब 2 या 3 जगह आएगा ही, ये आपको ध्यान पे रखना चाहिए। ठीक है, और कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे, ये एक्चुअल में क्या है, ये है आपका एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, इसलिए बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स में लिखा जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में करेंट एसेट में हम लिखेंगे, का एसेट साइड में करेंट एसेट में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई में लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक करके क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में करेंट एसेट के अंदर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस अभी ड्यू हुआ है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब इसी साल का, इस करेंट ईयर का ड्यूज है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किए, तो उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो किस तरह से एडजस्टमेंट होता है, उसका एंट्रीज क्या है। एडजस्टमेंट एंट्रीज होगा पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का मतलब जो भी एक्सपेंसेस होगा, जैसे वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, इस तरह का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस को करेंगे हम डेबिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बोल रहा है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसका लिखेंगे कैसे, बुक्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस हो गया, ठीक है, वेजेस या डायरेक्ट ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होगा, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस रहेगा, मतलब पर्टिकुलर एक्सपेंस मान लीजिए वेजेस है, तो उसके साथ ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के लिख के हम जोड़ के बाहर करेंगे।
कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो पीएल अकाउंट में। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ओएजेस हुआ, ओएजेस आउटस्टैंडिंग हुआ, तो ओएजेस के साथ ऐड करके डेबिट साइड में ओएजेस लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके टोटल अमाउंट बाहर करेंगे। और कहाँ लिखेंगे? और लिखेंगे बैलेंस शीट में। कहाँ लिखेंगे? ये हमारा लाइबिलिटीज है, करेंट लाइबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट में जाके हम करेंट लाइबिलिटीज के अंदर हम लिखेंगे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ ऐड होगा, जहां होगा वो डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग में होगा, या इनडायरेक्ट होगा, जैसे कि सैलरी हो गया, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अगर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहता है, तो उसके साथ ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के हम बाहर करेंगे। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो चला जाएगा बैलेंस शीट में, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख के हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आगे बढ़े। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस अगले साल के लिए हमने इस साल पे करके रखे। मान लीजिए कि 2025 का कोई एक्सपेंसेस 2024 में पेड कर दिया गया। कभी कभार ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होता है कि पहले ही पेड हो जाता है, जैसे इंश्योरेंस कभी कभार साल का होता है तो उस साल में कुछ महीने के लिए भी पेमेंट हो जाता है, कुछ एडवांस पेमेंट भी करना पड़ता है, तब मटेरियल मतलब सप्लाई करते हैं, ऐसे भी होता है कुछ। जो भी एक्सपेंसेस हम एडवांस पे कर देते हैं, मतलब प्रीपेड होता है, जो पहले से ही पे हो जाता है, जैसे मोबाइल का आपका प्रीपेड कनेक्शन होता है, ऐसे ही प्रीपेड आप यूज़ नहीं किए, पहले ही आपने पे कर दिया। ऐसे ही कोई एक्सपेंसेस अगर हम पहले पे कर देते हैं तो वो उसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। उस केस में क्या करेंगे कि वो जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस आपका इस करेंट ईयर का नहीं है, इसलिए क्या करना है उसको, उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा डेबिट, और टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि जैसे ओएजेस हो गया, ओएजेस अगर प्रीपेड है तो ओएजेस अकाउंट क्या करेंगे, फिर उसको ओएजेस प्रीपेड ओएजेस लिखेंगे, टू ओएजेस अकाउंट करेंगे, प्रीपेड ओएजेस अकाउंट डेबिट टू ओएजेस अकाउंट करेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे ये ट्रीटमेंट पीएल में या ट्रेडिंग में हो सकता है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब जैसे ओएजेस हो गया, ओएजेस अगर प्रीपेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओएजेस जो डेबिट साइड में हम ओएजेस लिखे हैं उससे लेस करेंगे, मतलब माइनस करके बाहर लिखेंगे नेट अमाउंट। ऐसे ही अगर वो सैलरीज हुआ और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, उस केस में क्या होगा, वो पीएल में उस एक्सपेंसेस को लिखेंगे। मान लीजिए कि जैसे सैलरी, तो सैलरी के से हम क्या करेंगे, लेस प्रीपेड लिख के बाहर अमाउंट लिखेंगे। और जो ये प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हमने पहले पे करके रखे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा करेंट एसेट्स है। अगर ये करेंट एसेट्स है तो कहाँ आना चाहिए, वो बैलेंस शीट में करेंट एसेट के अंडर पे लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड में करेंट एसेट के अंदर हम इसको लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम। एक्सपेंसेस का काम खत्म हुआ, अब चलते हैं एडजस्टमेंट फॉर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब जो इनकम ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला। जैसे मान लीजिए जैसे कमीशन आपको ड्यू हो गया लेकिन अभी तक वो आपको नहीं मिला है, तो ये एक्रूड इनकम हो गया। तो ऐसे ही एक्रूड इनकम को मतलब इसी साल का इनकम है लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है, तो ऐसे एक्रूड इनकम अगर होता है तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, उसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा एक्रूड इनकम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम। कमीशन हो गया, रेंट हो गया, कुछ भी अगर एक्रूड ऐसे रहा, मतलब सब्सक्रिप्शन हो गया जो आपको मिलने वाला है, इसी साल का इनकम है लेकिन अभी तक नहीं मिला, उसको बोलेंगे एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम होगा। तो फिर इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम, इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जनरली आएगा, ये ट्रेडिंग का जनरली ये एक्रूड का काम नहीं रहता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर इनकम है उस इनकम के साथ क्रेडिट साइड में रहेंगे, डेफिनेटली क्रेडिट साइड में इनकम रहता है, तो वो इनकम के साथ हम उसको जोड़ देंगे। जैसे कमीशन हो गया, अगर एक्रूड कमीशन है तो कमीशन के साथ ऐड एक्रूड कमीशन लिख के जोड़ लेंगे। ठीक है, और कहाँ लिखेंगे, जो एक्रूड कमीशन है या एक्रूड आपका इनकम है वो आपको मिलने वाले हैं, अभी तक मिला नहीं है, तो क्या है आपका, वो है एसेट्स, क्योंकि वो आपको मिलने वाले हैं तो आपका एसेट्स है। वो एसेट कौन सा एसेट्स, जनरली करंट एसेट्स है। तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट के अंदर लिखेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ?
आगे बढ़े, चलिए। जैसे एक्रूड इनकम है ऐसे ही एडवांस भी इनकम हो सकता है। जैसे कि आपको पहले ही पैसा मिल गया, अगले साल के लिए इस साल पैसा मिल गया, आपको एडवांस वो इनकम हो गया है। अगर ऐसा एडवांस इनकम हो जाता है कोई भी, मतलब वो कमीशन हो, रेंट हो, कुछ भी हो, अगर आपको एडवांस मिल जाते हैं तो उस केस में एंट्री क्या होगा? उस केस में एंट्री होगा पर्टिकुलर इनकम अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। मतलब मान लीजिए कमीशन एडवांस आया है तो कमीशन अकाउंट को करेंगे डेबिट टू एडवांस इनकम, मतलब एडवांस कमीशन या कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी इनकम एडवांस आता है तो एंट्री होगा पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ऐसे यहाँ तो कर दिया हमने। फिर इसको कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे, तो जर्नल एंट्री कर दिया, फिर इसको लिखेंगे कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? उस इनकम से हम इसको लेस करेंगे, क्योंकि ये वो इनकम इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए है, तो इसलिए हम उस इनकम से इसको लेस कर देंगे। और कहाँ लिखेंगे? ये जैसे आपका इस ईयर का इनकम नहीं है, आपको एडवांस मिल गया है, तो ये आपका लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको ये पे करना चाहिए था, मतलब आपको इसके अगेंस्ट में काम करना है तभी तो जाके पैसा मिलेगा। तो ये आपके लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि आपको एडवांस पैसा ले लिया, उसको चुकाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए लायबिलिटीज है। कौन सा? करेंट लायबिलिटीज है। तो इसलिए बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटीज के अंदर, मतलब लायबिलिटी साइड में करेंट लायबिलिटीज के अंदर हम लिखेंगे एडवांस इनकम। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट होता है आपके पास आया डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आपने किए होंगे, तो डेप्रीशिएशन आपने ऑलरेडी, डेप्रीशिएशन जो एक चैप्टर्स भी है आपका, तो डेप्रीशिएशन का आपने देखा है कि हर साल का जो डेप्रीशिएशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे डेप्रीशिएशन को कहाँ लिखेंगे हम? डेप्रीशिएशन अगर होता है तो आपको पता है एंट्री क्या होना है? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स। जैसे मान लीजिए फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट में डेप्रीशिएशन होगा तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होता है। ये है आपका एंट्री, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट होगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट होगा। अब उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डेप्रीशिएशन आप चार्ज कर रहे हैं वो डेप्रीशिएशन आप कहाँ? पीएल में चार्ज करेंगे, अर्थात मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप चार्ज करेंगे। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर हो, मशीनरीज हो, जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उसका नाम लिखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे। आप इसमें ध्यान रखिए फिक्स्ड एसेट के ऊपर ही डेप्रीशिएशन होता है, करंट एसेट के ऊपर नहीं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो डेप्रीशिएशन होगा तो डेप्रीशिएशन हम क्या करेंगे? यहाँ पे चार्ज करेंगे पीएल में। तो कहाँ लिखेंगे? पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में टू डेप्रीशिएशन करके जो जो एसेट होगा उसका नाम लिखेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करके बाहर लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे? और जो एसेट साइड में ये जो फिक्स्ड एसेट के अंदर जो आपका फिक्स्ड एसेट बैठा हुआ है, जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जो भी फिक्स्ड एसेट रहेगा उससे हम वो अमाउंट जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है वो लेस करेंगे, उससे हम माइनस करके फाइनल अमाउंट बाहर लिखेंगे उस एसेट का। तो क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप्रीशिएशन लिख के हम डेप्रीशिएशन को लिखेंगे, जो एसेट है उसका नाम लिख के, और जिस एसेट के ऊपर डेप्रीशिएशन है बैलेंस शीट में उस एसेट से वो डेप्रीशिएशन अमाउंट माइनस करेंगे, ठीक है, लेस करेंगे। क्लियर हो गया? आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। डेप्रीशिएशन का काम हो गया। अब आ गया बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के लिए क्या एंट्री होता है जनरली? बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि भाई जो डेटर्स है, कुछ डेटर्स पैसे नहीं देते, तो 1 साल चला गया, 1.5 साल चला गया, पता चला उसके पैसा नहीं मिलने वाले हैं, साल खत्म होने वाले, लेकिन उसने पैसा नहीं दिए, तो इसका मतलब है पैसा देने वाले नहीं है। तो कंपनी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो अमाउंट को बैड डेब्ट रिटर्न अप कर देते हैं, मतलब वो नहीं मिलने वाले, ऐसे करके बुक से वो रिटर्न अप, राइट अप कर देते हैं। तो राइट अप करने के लिए एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये लॉसेज है, और डेटर्स हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि डेटर्स आपको मिलने वाला और डेटर्स नहीं मिलेगा, एसेट घट गया तो वो क्रेडिट हो गया। तो एंट्री हो गया बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब इसको कैसे दिखाएंगे? ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे टू बैड डेट्स करके, क्योंकि ये आपका लॉसेज है, या ये तो एक्सपेंसेस नहीं है, जैसे कि लॉसेज है तो ऐसे ही एक्सपेंसेस की तरह आप ये लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेट लिख के आप लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। और कहाँ लिखेंगे? और बैलेंस शीट में एसेट साइड से
एसेट साइड में जो डेटर्स लिखेंगे उस डेटर से लेस करके लिखेंगे, ठीक है। उस डेटर से हम ये बैड डेट लेस कर देंगे। ये अगर एडजस्टमेंट में रहा तो। और एक बात आपको बता दें, कभी कभार आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में आपका बैड डेट दिया हुआ है, डेटर्स भी दिया हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ है तो वो सीधा सीधा पीएल में आ जाएगा और कहीं एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटर्स से लेस करके ही रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको बाहर अलग से एडजस्टमेंट एंट्री में अगर बोला गया कि बैड डेट हुआ है, मतलब जिसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट, अगर वो बैड डेट बाद में बोला गया है, एडजस्टमेंट एंट्री में बोला गया है, तभी जाके आपको वो डेटर से लेस करना है। अदरवाइज अगर ट्रायल बैलेंस में आपका बैड डेट रहा और डेटर्स भी रहा, तब उस केस में आपको डेटर से लेस नहीं करना है, सिर्फ बैड डेट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देना है, लिख देना है, डेबिट साइड में लिख देना है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में रहा, नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहा, तो क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको जैसे पीएल में तो आप लिखेंगे ही, जैसे आपको बताया, ऐसे ही आपको डेटर से बैलेंस शीट का एसेट साइड में डेटर्स लिखा रहेगा उससे भी आपको लेस करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के केस में क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है हम पहले से एक प्रोविजन करके रखें, कुछ अमाउंट आपको नहीं मिलने वाले, जो बैड डेट अभी बताया ना आपको, ऐसे ही कुछ अमाउंट ऐसे होता है वो नहीं मिलने वाला है आगे, मतलब आपको नहीं भी मिल सकते वो अमाउंट। अगर ऐसा कुछ केस है जहां पे आपको पता है कि ये पैसे नहीं भी मिल सकते कुछ पैसे, तो उसके लिए पहले हम प्रोविजन करके रख देते हैं कि इतना % अमाउंट हमको नहीं भी मिल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रोविजन फॉर बैड डेट। इस केस में हम लिखते कहाँ, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है। ये होता है प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। और क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो डेटर्स है वो डेटर से हम ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो अमाउंट होगा वो लेस कर देंगे। तो कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे एंड डेटर्स से इसको हम लेस करके बाहर लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आया। अगर आप एक चीज और भी बता दूं कि ट्रायल बैलेंस में कभी कभार आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। अगर ऐसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका क्रेडिट मतलब ट्रायल बैलेंस में है, तो मतलब वो ओपनिंग अगले साल से जो किया हुआ था वो है। तो इस केस में आपको सिंपली, आपको अगर अकाउंट्स में आप करेंगे, अकाउंट मतलब एंट्रीज करेंगे, सिंपल आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई में मतलब क्रेडिट साइड में दे देना है, और नए जो प्रोविजन होगा उसको आप टू मतलब डेबिट साइड में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके लिखना है, और जो नए साल का जो प्रोविजन होगा वो आपको डेटर से लेस करना है बैलेंस शीट में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए। नाउ एडजस्टमेंट फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एडजस्टमेंट फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब अगर डेटर्स से कुछ डिस्काउंट देना पड़ा आपको, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, मतलब आपको प्रोविजन करके रखें। अगर ऐसे डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपका तो ऑलरेडी पीएल में रहेगा, मतलब सॉरी ट्रायल बैलेंस में रहेगा डिस्काउंट अलाउड करके, तो आप एंट्री करेंगे ही। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ प्रोविजन करके रखेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो होता है वो तो आपको पता है, डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोल सकते हैं आप, तो उसको हम ऑलरेडी पीएल में 2 में लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर प्रोविजन हम करके रखें, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन करके रखें, तो उसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा। ठीक है, अगर ऐसा एंट्री हुआ तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हम डेटर्स से, एसेट साइड में जो डेटर्स दिया हुआ उससे हम लेस करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। नाउ एडजस्टमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका गोडाउन में आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, इसके कारण आपका गुड्स लॉस हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं
एबनॉर्मल लॉस। जनरली ये जो लॉस नहीं हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका एंट्रीज क्या है। तो एंट्रीज क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे जो भी घटना के कारण आपका लॉस हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट और थेफ्ट, और हम एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। जनरली हम ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम दिखाएंगे कैसे। और एक बात है, जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलने वाले हैं, इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिल सकता है आपको, इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलने वाले हैं या मिल गया, अगर मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अगर मिलने वाले हैं तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और एटसेट्रा व्हाटएवर, और एबनॉर्मल सब लिख सकते हैं। तो इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या गुड्स थेफ्ट या गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट या बाय एबनॉर्मल लॉस हम लिख सकते हैं। और क्या करेंगे, और जितना अमाउंट, जितना लॉस आपका टोटल लॉस हुआ है उससे जितना क्लेम आपको मिला है उससे जो नेट लॉस होगा वो नेट लॉस हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका गुड्स लॉस्ट हुआ 10,000, इंश्योरेंस कंपनी आपको 6,000 दे रहा है, तो इसका मतलब है 4,000 आपका नेट लॉस हो गया। तो ये नेट जो लॉस है वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या लिखेंगे, टू एबनॉर्मल लॉस या टू लॉस ऑन थेफ्ट, नेट लॉस ऑन थेफ्ट या लॉस बाय फायर, ठीक है। और कहाँ लिखेंगे, जो आपका इंश्योरेंस क्लेम आया हुआ है, अगर आ गया है तो वो अमाउंट आप बैंक के साथ या कैश के, जनरली बैंक के थ्रू आएगा तो बैंक में आप जोड़ देंगे, अगर नहीं आया है, वो आने वाले हैं तो उसको हम बैलेंस शीट का करंट एसेट के अंदर लिखेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल करके, ठीक है बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल करके हम वहां लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को अगर कमीशन दिया जाए तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। कभी कभार साम्स में ऐसे दिया जाता है कि मैनेजर को कमीशन मिलेगा प्रॉफिट के ऊपर, वो आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग भी हो सकता है। अगर ऐसे कमीशन अगर मैनेजर को दिया जाता है तो उसके लिए कैसे हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। एंट्रीज क्या होगा, एंट्रीज होगा मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं किया, एक एंट्री होगा मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ये होगा आपका एंट्री, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक पे नहीं किया, पे करने वाले हैं, तो इसी साल का उसका ड्यू है लेकिन अभी नहीं दिए हैं। इसके बाद इसको लिखेंगे कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग लिख देना। और कहाँ लिखेंगे, ये आउटस्टैंडिंग है मतलब आपका लाइबिलिटीज है, तो ये लाइबिलिटीज को कहाँ लिखना है, ये करेंट लाइबिलिटीज है, तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में करेंट लाइबिलिटीज के अंदर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे आपका एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोपाइटर। प्रोपाइटर ने अपना पर्सनल यूज करने के लिए गुड्स, बिजनेस से गुड्स लेके अपना पर्सनल यूज कर लिए, ठीक है। अगर अपना पर्सनल यूज कर लिए, गुड्स अपना बिजनेस से लेके पर्सनल यूज कर लिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए कि उसका जो कंपनी है बिस्किट्स का है, कुछ चॉकलेट का कंपनी है, चॉकलेट्स बनाए हैं और चॉकलेट लेके अपना बच्चे को खिला दिए, तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, पर्सनल में गुड्स उठा के ले गए, पर्सनली वो यूज़ कर लिए। तो अगर ऐसा यूज़ कर लिए तो फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉ किए हैं तो ओनर ने ड्रॉ किए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। और उसके साथ कहाँ से लिए हम, जो परचेज करके लाए थे चॉकलेट, उसी चॉकलेट से लेके बच्चे खा लिए हैं या बच्चे को हमने खिलाने के दिया है, तो इसलिए परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। फिर लिखेंगे कैसे बुक्स में, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे जो परचेज हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, उससे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लिखेंगे लेस गुड्स ड्राइंग बोल के लेस कर देंगे परचेज से। और कहाँ लिखेंगे, जैसे ये ड्राइंग हुआ है तो जो ओनर का जो कैपिटल है, जो कैपिटल हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखे हैं, उससे हम लेस करेंगे, लेस गुड्स ड्राइंग बोल के हम कैपिटल से
लेस करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। एक एंट्री होगा आपका ट्रेडिंग में जहां पे परचेज लिखा हुआ है, परचेज से लेस करेंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करेंगे एज अ ड्राइंग बोल के। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जैसे कि गुड्स आपने जो अभी आपको बताया कि चॉकलेट या कुछ नए टाइप का बिस्किट्स वगैरह मार्केट में आए हैं, तो क्या होता है कि इसको फ्री सैंपल के दौर से, मतलब एडवर्टाइजमेंट पर्पस में इसको फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्कूल में, कॉलेज में कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ फ्री सैंपल कि भाई लोग यूज़ करें और खाएं, उसके बाद उसको पता चले बहुत टेस्टी है या यूज़ करके उसको फ़ायदा मिले तो बाद में वो खरीदेगा। ये वन टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन है, एक एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होता है इस तरह का टेक्निक। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐसे अगर होता है तो क्या करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, एंट्री क्या होगा, एक्चुअली जनरल एंट्री है आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। की परचेज क्यों, क्योंकि जो परचेज किया हुआ सामान था उसी से लेके ही तो आपने दिए हैं, तो इसलिए परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो इस केस में क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, आप देखिए अभी तक आपने देखा है कि हर एंट्री बैलेंस शीट में गए हैं, कोई भी एंट्री जो भी एडजस्टमेंट एंट्री वो बैलेंस शीट में गए हैं, लेकिन ये एंट्री बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि ये एंट्री का जो मैटर है ये प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग के अंदर ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, बैलेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज लिखा था हमने, वो परचेज से हम लेस करेंगे। क्या, कैसे लिखेंगे, लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ऐसे लिख के हम लेस कर देंगे। कहां से, परचेज से लेस कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट बोल के। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर्पस में ही तो दिया गया है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट बोल के। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे हम वीडियो बनाए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप लोग इसको कॉपी में उतार के बिल्कुल देख रखिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई फाइनल अकाउंट करेंगे तो ये सब एंट्री, कोई ना कोई एंट्री आपके पास आ ही जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री में। तो आप इसको देख के करेंगे 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम लेके आएंगे। प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने सॉल्व करके दिए हैं और कुछ प्रॉब्लम लेंगे, अच्छा प्रॉब्लम लेंगे जो एग्जाम में आ सकता है, लेके आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। सामने आपका एग्जाम है, सेकेंड सेम जो क्लास 11 का सेकेंड सेम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और CBSE ICSE सबका ही क्लास 11 का फाइनल एग्जाम बिल्कुल आ गए हैं और किसी का शुरू भी होने वाले हैं या शुरू हो गया है। तो इसलिए आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस जारी रखिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।